Hello, dear students. As we know about this chapter, we have discussed about most part of this chapter, है ना, by a Zoom video. But we have asked some questions to you that in which video you will like. So most of the students were telling that sir again send such types of video that were sent in the previously. So I have started to complete your chapter now this way. Okay. So in this way you can complete your chapter in a better form. Okay, so in this chapter what we have discussed about the all Mughal important rulers है ना, like from Babur to Aurangzeb, right? तो इस द मुगल एम्पायर है ना, तो मुगल एम्पायर में फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको हमने डिस्कस किया था, समझ लिया था, आगरा दिल्ली के बारे में इसमें बताया गया है ना। और इसके बाद इसमें आपने ये रेड फोर्ट देख रहे हैं, है ना, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ, राइट। इसके बाद यहीं से ये रेड फोर्ट वही है जहाँ से, है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर क्या कर देते हैं, स्पीच देते हैं, है ना, लाल किले से स्पीच देते हैं ना, रिपब्लिक डे पर 15 अगस्त पर, राइट। तो इसके बाद हु वर द मुगल्स, मुगल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हु वर द मुगल्स, द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ अ टू ग्रेट लाइन्स ऑफ रूलर्स। मुगल्स किनके पूर्वज थे? डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होगा बेटा? डिसेंडेंट्स का मतलब होगा, ये जो वर्ड दिया है डिसेंडेंट्स का मतलब होगा पूर्वज। क्या होगा? पूर्वज, राइट। डिसेंडेंट्स का मतलब मैंने बताया कि पूर्वज। जैसे टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स, टू ग्रेट लाइनेजेस कौन थे उनके? फ्रॉम दियर मदर साइड, अगर उनकी बात करें मदर साइड से, जैसे होते हैं ना कि आपके जैसे फादर हैं, मदर हैं, तो मदर आपकी किसी दूसरे साइड से होती हैं, है ना, जिनको आप अपनी नानी का घर बोलते हैं, राइट। और मदर की जो माँ, आपकी मम्मी की जो मम्मी है ना, आप उनको नानी बोलते हैं, है ना। तो एक साइड वो हो गया आपका। एक फादर साइड भी तो होता है जहाँ पर आपके बाबा जी होते हैं, दादाजी होते हैं, है ना। तो इसी तरह से मुगलों के बारे में बताया जा रहा है कि इनके जो पूर्वज रहे ना, वो अलग अलग दो वंशजों से थे, ठीक है ना, टू डायनेस्टीज थे एक तरह से कह सकते हैं। तो फ्रॉम दियर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान। गेंगिस खान, है ना, चंगेज खां कहते थे हिंदी में इनको। डाइड एट 1227 द मंगोल रूलर। और इनको गेंगिस खान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि गेंगिस खान कौन है, तो आप बोलेंगे मंगोल रूलर, मंगोल आक्रमणकारी। आपने सुना होगा, मैंने दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था कि मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल बहुत खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, अचानक से है ना, प्लानिंग बना के आते हैं और तहस नहस करके उस क्षेत्र को चले जाते हैं, है ना। ये जितने भी मंगोलों के बारे में हम बात करते हैं, ये सब चाइना वाले क्षेत्र से आते थे। चाइना में मंगोलिया, एक चाइना के ही क्षेत्र तरफ एक मंगोलिया पड़ता है आपका, सेंट्रल एशिया के जस्ट पास में ही मंगोलिया, वहीं से मंगोल आते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम दियर अब इस, ये देखिए दिया है, मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना, जो चाइना के एक बहुत बड़े पार्ट्स पर शासन करते थे, एंड सेंट्रल एशिया। देखिए वही चीज़ मैंने बताया भी आपको, है ना। तो एक प्लेस नाम आप लोग, एक नेम याद कर लीजिए, मंगोलिया। अब आप लोग अपने मैप में ढूंढिएगा कि मंगोलिया है कहाँ पे, मंगोलिया कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। फ्रॉम दियर फादर साइड, अच्छा ये तो मदर साइड से हो गया। मदर साइड से कहाँ से बिलोंग करती थी? मंगोल से, ठीक है ना। मंगोल वॉज द डायनेस्टी, है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर का नाम मैंने क्या बताया? गेंगिस खान। तो आपको ये भी गेंगिस खान भी याद रखना है ना। और कहाँ पर शासन करते थे? तो वर्ल्ड के मैप में आपको ढूंढ लेना है कि सेंट्रल एशिया और चाइना के क्षेत्र में एक मंगोलिया प्लेस पड़ता है, ठीक है। वहाँ से, अब देखिए वहाँ से ये हमारे भारत में आए ना। इनका जो, जैसे बाबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, जैसे बाबर के बारे में बात करें तो बाबर ही तो यहाँ पर मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो अगर बाबर ने यहाँ पर मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, तो बाबर कहाँ का था, ठीक है ना। बाबर की जो माँ थी वो कहाँ की थी, तो वो इसमें दिया गया है ना। बाबर के जो पिता थे वो कहाँ के थे, फादर, वो भी इसमें दिया है। वही बात डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये तो बाबर की मदर साइड का हो गया, है ना, कि मंगोल रूलर्स थे, चाइना, सेंट्रल एशिया, ओके, ठीक है। फ्रॉम दियर फादर साइड दे वर सक्सेसर। अब देखिए फादर साइड से बात करें तो कहाँ के थे? फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर। अब देखिए तैमूर लंग, तैमूर लंग का नाम आप समझ लीजिए कि एक तैमूर थे, ये भी मंगोलों की तरह ही आक्रमणकारी थे। लेकिन हम इसमें तैमूर के बारे में ये पढ़ते हैं कि तैमूर ने क्या किया, इनको सक्सेसर क्यों कहा गया? सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब उनके वंशज थे, ठीक है ना। बाबर जो है, बाबर अगर फादर साइड से बात करें तो तैमूर क्या था? तैमूर अपने आप में एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, ठीक है ना। उसने भी भारत पर आक्रमण किया हुआ था, ठीक है, और सक्सेसफुल रहा था। तो डाइड 1404, जो 1404 में डाइड हो गया था। देखिए 1404 में तैमूर
डाइड हो गया है। और बाबर भारत पे कब आए थे? 1520, हमने आपको बताया था ना 1526 में, जब इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसलिए देखिएगा आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने पुराने हैं, है ना। द रूलर ऑफ ईरान, ये कहाँ के शासक थे? ईरान के। ईरान है, इराक है, अब मॉडर्न डे टर्की। अब आपको ये आज दिमाग में थोड़ा सा अब रखना है कि जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है तो इधर हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया, राइट। और इसकी इधर जस्ट ये हमारा इधर ईरान है, ठीक है ना, ये हमारा ईरान है, यहीं पर इराक है, और टर्की आपका यहाँ पे है। टर्की आपका एक ऐसा प्लेस है, टर्की जहाँ पे है ना, उसी के जस्ट पास से आपका फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग देखिए किस साइड से आ रहे हैं, जबकि जो मंगोल थे वो यहाँ से आ रहे थे, ठीक है ना। तो मदर साइड से वो इधर से थे और फादर साइड से यहाँ से थे, ठीक है। तो सक्सेसर सबसे जो अभी इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, थोड़ा समझ लीजिए आप उसको, कि टर्की समझ में आ गया ना। टर्की बिल्कुल आपका यूरोप के जस्ट पास में ही है, पूरा मुस्लिम कंट्री ही है, ठीक है ना। तुर्क थे, तुर्क जो है ना, तुर्कों का नाम सुना होगा आपने, वो यहीं से आए थे, तुर्क मुस्लिम का जो थे। द मुगल्स डिड नॉट लाइक द कॉल्ड, मुगलों को जो है, जैसे भारत में जब मुगल आए, मुगलों की स्थापना हो गई, ठीक है ना, मुगल एम्पायर आ गया, तो मुगलों को क्या कहलाना पसंद नहीं था? मुगलों को अपनी मदर साइड से अपनी मदर साइड का जो मंगोल वर्ड था ना, ये उनको कहलाना पसंद नहीं था, ठीक है ना, उनको मुगल कहलाना पसंद नहीं था। बट दिस वाज बिकॉज, क्योंकि गेंगिस खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मास्करे ऑफ इननमरेबल पीपल, क्योंकि जो गेंगिस खान था ना, चंगेज खान था, उसकी जो, अगर हम उनको याद करते हैं ना, तो चंगेज खान किस नाम से, चंगेज खान किस लिए जाना जाता है? चंगेज खान इसलिए जाना जाता है विद द मास्करे ऑफ इननमरेबल, यानी उसने क्या किया था? असंख्य लोगों की, मतलब असंख्य लोगों का मतलब ये है कि जिनकी हम काउंटिंग तक नहीं कर सकते हैं, इतने लोगों की उसने हत्या कर दिया था, मार डाला था उनको, ठीक है। अब जब इतने लोगों को उसने मार डाला था, तो जाहिर सी बात है कि जो मुगल होंगे वो अपने मदर साइड के जो पूर्वज हैं उनको पसंद नहीं करेंगे, जबकि फादर साइड के जो पूर्वज थे उनको पसंद करते थे। भाई आक्रमण करना, किसी क्षेत्र को जीतना, एरिया को, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आप बेवजह सबको है ना मार डालना, ये एक थोड़ा गलत चीज़ था। तो गेंगिस खान की जो मेमोरी उनको याद में आती थी, तो गेंगिस खान इसलिए जाना जाता था, जो मंगोल थे। और मंगोल मैंने आपको पहले बताया बहुत खतरनाक आक्रमणकारी अटैकर्स होते थे, राइट। इट वॉज लिंक्ड विद उज्बेक, और वो उज्बेक से भी जुड़े हुए थे। इट वॉज लिंक्ड विद उज्बेक, तो जिनको हम क्या कह सकते हैं? उज्बेक कहते हैं। दियर मंगोल कंपटीटर्स, मंगोल कंपटीटर्स, जो मंगोलों के क्या थे? कंपटीटर्स थे, ठीक है ना। मंगोल उन्हीं से क्या करते थे? प्रतिस्पर्धा करते थे, लड़ते थे। जबकि ऑन अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुगल्स वर, देखिए ऐसे मीटिंग होती थी वहाँ पे, ठीक है, ये आप देख लेंगे। हाँ, प्राउड ऑफ दियर तैमूर डायनेस्टी, यानी मुगलों को जो है, जो मुगल, देखिए नाम उनका मुगल ही पड़ गया, बट वो पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राउड ऑफ दियर तैमूर एनेस्ट्री, यानी वो अपने फादर साइड की जो एनेस्ट्री है, फादर साइड का जो उनका वंशज है, वंश है, डायनेस्टी है उनकी, वो उसको पसंद करते हैं। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, ठीक है ना, जो 1398 में दिल्ली पर इसने कब्जा कर लिया था। तैमूर लंग ने 1390, इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को इसको लर्न कर लेना है, ठीक है ना, कि तैमूर लंग ने कब 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, राइट। इसके बाद बात करें मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स की, तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स में आप देखेंगे कि मुग़लों का मिलिट्री कैंपेन्स, यानी जब मुग़ल भारत में आ गए, यानी बाबर जैसे ही इब्राहिम लोदी को हराता है, उसके बाद से किस तरह से यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स, यानी सेनाओं का अभियान शुरू किया जाता है पूरे भारत पर, किस तरह से सेनाएं भारत के हर क्षेत्र में जा जाकर, है ना, धीरे धीरे अपना शासन प्रसार करती हैं। तो ये सारा इसमें मिलिट्री कैंपेन्स में आपको पढ़ना है। और जिन बच्चे ने मेरी पुरानी क्लास, प्रीवियस क्लास देखी होगी ना, जिसमें सारे मैंने रूलर्स के बारे में बता दिया ना, उनको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चलो देख लेते हैं इसमें, ठीक है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जो पहला मुगल एम्परर था, ये आपको सभी को रट गया होगा, याद हो गया होगा, है ना, कि बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। टाइम पीरियड इसका लर्न हो गया होगा, 1526 से 1530 तक ही भारत में रहा। सक्सीडेड टू थ्रोन ऑफ फरगना, ठीक है ना, इन 1494। ये कहाँ का, ये जो फरगना है ना, वहाँ से सफलता प्राप्त करते हुए आया था। व्हेन ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब ये 12 साल का था, तभी इसने वहाँ पर 12 ईयर्स ओल्ड में ही फरगना पर क्या कर लिया था? फरगना की गद्दी पर अपना शासन कर लिया था। ही वॉज फोर्स टू लीव इन एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, और जब मंगोलों का
आक्रमण होता है ना, दूसरा आक्रमण का, तो उसको वहाँ से छोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तभी बाबर भाग कर फिर इधर आता है, ठीक है ना, द उज्बेक। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये वही उज्बेक हैं, ये वॉज फोर्स टू लिव इन एंसेस्ट्रल थ्रोन, जो उनके कह सकते हैं कि जो उनका पैतृक गद्दी थी उनकी, ठीक है ना। तो आक्रमणकारी मंगोलों का ही आक्रमण हो जाता है, जिनको ऐसे मंगोल आक्रमणकारी जो उज्बेक लिंक कर रहे थे ना, इनकी वजह से उसको भागना पड़ता है। आफ्टर इयर्स वॉन्डरिंग द ही सीज्ड काबुल इन 1504, और इसके बाद फिर वो वहाँ से आते हुए 1504 में काबुल पर कब्जा कर लेता है। काबुल का मतलब अफगानिस्तान। एंड इन 1526, अब देखिए धीरे धीरे बाबर कहाँ आ रहा है, 1504 में अफगानिस्तान आ गया, अब भारत आएगा। तो 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को लर्न हो गई होगी। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली पर और आगरा पर इसका कब्जा हो जाता है, राइट। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ, देखिए इसमें सारी चीज़ें दिया है, वो आप लोग प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ा हुआ है ना, उसमें आप देख लेंगे। हुमायूं के बारे में दिया है, सफ़ाविद शाह के बारे में दिया है ना। फिर हुमायूं कहाँ भाग जाता है, सफ़ाविद ईरान भाग जाता है। तो हुमायूं के टाइम पे सफ़ाविद से क्या हो जाता है, बढ़िया सा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है सारा कुछ, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम आपको बता चुके हैं, राइट। ये मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैप बहुत पुराना है, ठीक है ना। और ये ओल्ड मैप है, जिस समय भारत उस समय स्थित थी, उस समय का पुराना भारत है, ठीक है। अब ये देखिए, यही चीज़ मैंने आपको बताया जस्ट कि बाबर ने काबुल पर कब्जा किया, काबुल के बाद फिर ये यहाँ पर रहा आपका पानीपत, ठीक है। इसके बाद यहाँ आया, पानीपत आया और यहाँ पर कब्जा किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिवर है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी। तो यहाँ पर तो युद्ध होगा नहीं। इसके बाद जैसे ही पानीपत पर आएगा, तो यहीं पर एक बैटल ग्राउंड मिलता है। पानीपत में क्या मिलता है, एक बैटल ग्राउंड मिलता है, और बड़ा सा मैदान है, इसलिए युद्ध करने के लिए सबसे अच्छा मैदान यही था। और भारत में प्रवेश के लिए यहीं से युद्ध, तो इसीलिए यहीं पर। और तराइन भी यहीं पर है, ठीक है ना। तराइन भी जो आपने पढ़ा है ना, पृथ्वीराज चौहान वाला, तो तराइन भी आपका हरियाणा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है कि कैसे उनके आगे उनके बाद कौन है ना गद्दी पर बैठा। तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनेचर। देखिए मुगलों में क्या होता था, मुगल इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती थी कि जो उनका बड़ा पुत्र होगा वही शासन बैठेगा। है ना, प्रीमोजेनेचर का मतलब यही होता है ज्येष्ठाधिकार वाला युद्ध, अग्रजाधिकार वाले, कि जैसे 4 बेटे हैं ना, चारों बेटों में जो सबसे बड़ा है उसी को गद्दी मिलेगी। मुगल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। मुगल कहते थे कि जो भैया जो ज़्यादा चारों बेटों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, अगर उसने उसके पास क्षमता है तो उसको हम वो बनेगा, ठीक है ना। और ऐसा आपने औरंगजेब के टाइम पे देखा भी है कि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था ना, दारा सिको, उसको उसने है ना जेल पर डाल दिया था। अपने पिता शाहजहां को भी जेल पर डाल दिया था, और औरंगजेब स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, राइट। तो where the eldest son inherited his father instead they followed the Mughal and Taimur custom of a cooperative inheritance, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि एक ही इनहेरिटेंस में कई लोग पार्टिसिपेट करते थे, और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, और जितने भी उनके पुत्र होते थे ना, उनके बीच में डिवीजन को लेकर भी, डिवीजन तो होता ही था। आपने देखा हुमायूं के समय पे, आपने देखा कि सही तरह से डिवीजन हुआ था, बाबर ने सही डिवीजन किया था, लेकिन हुमायूं को कौन सा क्षेत्र मिला था, दिल्ली वाला क्षेत्र मिला था, जबकि उसका एक भाई था, उसको अफगानिस्तान वाला क्षेत्र मिला था। लेकिन उसने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट किया था हुमायूं के लिए, राइट। तो भाई भाई आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पिता जो पुत्र है वो आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप मुगलों में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स, मुगलों के जो अदर रिलेशन रहे वो मैंने आपको बताए हैं, है ना, कि कैसे कैसे उनके रिलेशन रहे। ये देखिए, आप देखेंगे कि मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी जो उनकी अथॉरिटी मानने के लिए तैयार नहीं था, उनसे मुगल क्या करते थे, युद्ध करते थे। जो मान लेता था तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। बट एज द मुगल्स बिकेम अ पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइन देम वेलेंट्रीली, ठीक है ना। वेलेंट्री का मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग तो अपनी स्वेच्छा से ही मुगलों की जो शक्ति थी, सत्ता थी, ताकत थी, उसको स्वीकार कर लेते थे, भाई झुक जाते थे कि ठीक है आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, ठीक है। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राजपूतों का एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना। मैनी ऑफ देम मैरिड, बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों से अपनी मुगल जो राजा होते थे उस समय, आप उनसे शादियाँ कर देते, जैसे अकबर और जोधा का नाम आपने सुना होगा, है ना, जोधा और अकबर का, ठीक है। इनटू मुगल फैमिलीज में शादी कर देते थे। रिसीव्ड हाई पोजीशन, उनको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाती थी, भाई विवाह होता था, अपनी लड़कियों का विवाह कर देते थे राजपूत। तो राजपूतों को मुगलों के दरबार में बहुत बड़ी हाई पोजीशन मिलती थी, भाई राजा तो मेन हो गया, फिर वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता था, वहाँ पे वजीर, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री को ही वजीर कहते थे, और आलजे मुमालिक होता था, बहुत सारे पोस्ट होते थे।
गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है ना, जो छुपकर जानकारी देते थे। और इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट है ना, यानी आय व्यय का ब्यौरा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे। जैसे आज आप जितनी भी मिनिस्ट्री देख रहे हैं ना, जैसे फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री देख रहे हैं आप, है ना, और उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी तो उस समय नहीं थी। बाकी इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे जहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर इनको निर्धारित कर दिया जाता था, राइट। अब देखिए इसमें सिसोदिया राजपूत थे, वो थोड़ा सा इनका अपोज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने क्या किया, एक लंबे समय तक मेवाड़ की जो राजा से मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, इन्होंने एक लंबे समय तक क्या किया, इनका विरोध किया, ठीक है ना। किसका विरोध किया? मुगलों का। मतलब उनकी जो गुलामी है, जो दास्ता है, उनको स्वीकार नहीं किया। वंस डिफीटेड, एक बार इनको हराया भी, मुगलों को हराया भी, बट क्या हुआ, दे वर ओनली बी ट्रीटेड बाय द मुगल्स। लेकिन मुगलों ने कभी इनका विरोध नहीं किया। देखिए मुगल की खास बात है, मुगलों की खास बात। अच्छा, ये मैं किस मुगल की बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में आना चाहिए आपके अकबर की। किस मुगल की इस समय बात चल रही है? अकबर की। क्यों? क्योंकि अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने मुगलों को हराया। और कभी कभार जब मुगलों से हार भी गया, अकबर ने क्या किया, सॉरी अकबर तो मुगल ही था, अकबर ने किसको हराया? राजपूतों को हराया, ठीक है ना। लेकिन हराने के बाद राजपूतों का मतलब उनकी इंसल्ट नहीं किया, सम्मान किया, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक, औरंगजेब जब आएगा, मुगलों का ही शासक है वो औरंगजेब, इंपॉर्टेंट लास्ट जो सबसे पावरफुल रूलर है वो औरंगजेब ही है। औरंगजेब के टाइम पे हम लोग क्या समझते हैं? औरंगजेब के टाइम पे हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या करता था, इंसल्ट तक कर देता था, ठीक है ना। हमने बताया था ना कि जबरदस्ती शासन को हथियाने में लगा रहता था, ठीक है। तो ये अकबर की पॉलिसी और औरंगजेब की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो गिवन दियर लैंड्स, अच्छा, दे वर ओनली बी ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन दियर लैंड्स, उनको लैंड दिया जाता था। बैक इज असाइनमेंट, उसको क्या बोला गया? वतन बोला गया। और असाइनमेंट को क्या बोलोगे? वतन जागीर। तो अंडरलाइन करिए वतन किसे कहा गया, यानी राजपूतों को जो दी गई लैंड्स थी उनको वतन कहा गया, ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट द ह्यूमिलेटिंग, उसने क्या किया? हराया बट ह्यूमिलेट नहीं किया, अपमानित नहीं किया। ये किसके समय पे बात चल रही है? अकबर के समय पे। देयर अपोनेंट्स enables the Mughals extend their influence over the many kings and chieftain, but it was difficult to keep their balance all the time, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस बना रहे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। और बैलेंस अकबर के समय तक तो बैलेंस बना रहा, ठीक है ना, कि मतलब ठीक है, अपमान भी नहीं करते थे, हरा देते थे जो मुगल हैं राजपूतों का, लेकिन कभी कभार उनका अपमान नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि बहुत पावरफुल रूलर हैं, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर ऐसा नहीं रहा। यही चीज़ में नीचे दिया हुआ है, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड द शिवाजी। और आपको मैंने बताया ना कि औरंगजेब ने शिवाजी को भी इंसल्ट किया था, है ना। सिखों से भी युद्ध किया हुआ था, अहोम जो ट्राइबल्स थे उनसे भी युद्ध किया हुआ था, उनकी भी इंसल्ट किया हुआ था, राइट। इसीलिए इसके समय में, औरंगजेब के समय विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे, राइट। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मनसबदार एंड जागीरदार। देखिए इंपॉर्टेंट है मनसबदार एंड जागीरदार, लेकिन बिल्कुल ही ईजी है। मनसबदार का मतलब होता है मनसब। मनसब का मतलब क्या होता है? एक एरिया। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कई पार्ट होते हैं, कई एरियाज होते हैं ना, कई तहसील होती हैं। तो एक एक तहसील को या एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप एक एक मनसब मान लीजिए। छोटे मनसब भी होते थे, बड़े मनसब भी होते थे। तो हर मनसब में अगर कोई बैठता है ना, तो उसे मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार। यानी मनसबदार कौन है? मनसबदार कंट्रोल द मनसब। मनसबदार मनसब को कंट्रोल करता था, उसको कि भाई इतने ही जगह से टैक्स निकाल के कौन देगा, तो उसी को मनसबदार कहा जाता था। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। जैसे कोई एक एरिया है, जैसे एक कोई एरिया है, आपको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया, बोला गया कि इस एरिया में जितनी भी खेती हो रही है, जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है, इस यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का काम आपका है। और जब जितना भी टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो राजा के दरबार में, यानी मुगलों को आप देंगे, ठीक है। इस तरह से हर जगह पर मनसब बैठा दिए जाते थे, अलग अलग मनसब में। तो ये मनसबदार जो है ना, मुगलों के टाइम पीरियड पर ही हमें देखने के लिए मिलता है, खासकर अकबर के समय पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज। हाँ, तो देखिए, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज पीपल। देखिए चूँकि एम्पायर बहुत बड़ा था ना, साम्राज्य बहुत बड़ा था, इस वजह से मुगलों ने क्या किया, इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, बड़े बड़े रीजन्स पर क्या किया, मुगल्स रिक्रूटेड द डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग बॉडीज नियुक्त किया। जैसे कहीं पर मनसबदार बैठा दिया, कहीं जागीरदार बैठा दिया। देखिए मनसब और जागीर दोनों का ही मतलब एक है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा इस बात को। जो मनसब है
मनसब की बात करें, मनसब और जागीर की बात करें, तो जो छोटा एरिया होता था ना, जो छोटा एरिया होता था उसे जागीर कहा गया। छोटे वाले एरिया को जागीर और वहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति को जागीरदार कहा गया, ठीक है। जो एक बड़ा एरिया होता था उसको मनसब और मनसब पर बैठने वाले को मनसबदार कहा गया। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक छोटी छोटी तहसील हो गई तो उसको जागीर बोल दिया गया। उसी को मिला के जब एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल का जब हो गया, यानी डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा लेवल, तो उसको मनसब बोल दिया गया। वहाँ पर एक मनसबदार बैठा दिया। और ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते थे? राजा के लिए होते थे, ठीक है ना। जनता के प्रति तो बाद में होंगे, पहले राजा के प्रति होते थे कि हम हमारा जो काम है ना वो, क्योंकि काउंट कौन करेगा? राजा ही तो काउंट करेगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पर जागीरदारों को बैठाया और मनसबदारों को बैठाया, राइट। अब मनसब और जागीर में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, राइट। From a small nucleus of a Turkish nobles, they expanded included Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. Those who joined the Mughal service were enrolled the Mansabdar. जिन लोगों ने इनकी सर्विस स्वीकार किया था, मुगल सर्विस है ना, तो उनको भी अच्छा पद दिया गया। एनरोल्ड का मतलब उनको भी बनाया गया मनसबदार, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, और भी क्लियर हो जाएगा। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि मनसबदार रियल में उसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए इसमें दिया गया है द टर्म मनसबदार, एक मिनट ले लेते हैं। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति हु होल्ड्स मनसब, जिसके पास क्या होता था? एक मनसब होता था। यही बात मैंने बताया ना कि एक मनसबदार का मतलब ये है रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, जिसके पास एक मनसब होता था। मनसब मतलब एक बहुत बड़ा एरिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया, ठीक है ना, उसी को मनसब कहा गया। पुराने समय की बातें हैं, ठीक है ना। पहले डिस्ट्रिक्ट दिमाग में थोड़ी किसी के आया था कि हाँ डिस्ट्रिक्ट रखना है, पहले मनसब ही आ गया, हम लोगों ने बाद में उसको चेंज किया है ना। मीनिंग, हाँ, मीनिंग पोजीशन और रैंक, मीनिंग पोजीशन और रैंक, इसका मतलब होता था कि एक पद या रैंक मतलब पद। भाई राजा के दरबार में आप ध्यान दीजिएगा, मुगलों के दरबार में पदों का निर्धारण होता था। जो सबसे ऊपर पद होता था, जैसे मनसबदार होता था, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी। इसके नीचे जो जागीरदार होता था उसकी सैलरी थोड़ा कम होती थी। फिर उसके नीचे जो होगा उसकी सैलरी और कम होगी। ग्रेडिंग सिस्टम बांट दिया था इन लोगों ने कि जो फर्स्ट रैंक के व्यक्ति होंगे ना उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो सेकंड रैंक के होंगे उनको थोड़ा कम मिलेगी, जो थर्ड रैंक के होंगे उनको सैलरी थोड़ा और उससे कम मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। तो हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ चुके हैं, राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टोरी पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी क्या देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना प्रशासन चलाया। तो मनसबदार और जागीरदार के माध्यम से भी उन्होंने अपने एरिया का विस्तार किया, ठीक है। क्योंकि राजा एक जगह से बैठे हुए, मुगल जो एम्परर है वो एक जगह पर दिल्ली पर बैठ जाएगा तो क्या वो पूरे भारत पर कंट्रोल कर लेगा? नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसको अपने शासन को चलाने के लिए टैक्स चाहिए ना, इनकम चाहिए उसको। तो इनकम के लिए जब अलग अलग जगहों पर अधिकारी बैठाएगा, ऑफिशियल बैठाएगा, तो जब वहाँ से टैक्स आएगा तभी तो अपनी सेनाओं को जो है सैलरी देगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary, military responsibility। तीनों हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप दिमाग में रख लेंगे, राइट। रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक क्या होती थी? अब समझिएगा, रैंक एंड सैलरी वो डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू। भाई रैंक हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कि कौन से रैंक है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है। सैलरी का मतलब कि कितनी सैलरी है, 1000 है, 2000 है, 5000 है। इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता था ना उसको जैट बोला जाता था, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि रैंक सैलरी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू था उसको हम जैट कहते थे, ठीक है ना। तो हाइयर जेड, अब मैं जैसे हाइयर जेड की बात कर रहा हूँ मतलब उसकी रैंक ऊंची होगी तभी उसको हाइयर जेड कहा जा रहा है। लोअर जेड बोल के मतलब उसकी रैंक नीचे होगी या उसकी सैलरी कम होगी। तो जेड आपको समझ में आ गया था। हाइयर जेड द मोर प्रेस्टिजियस, जो हाइयर जेड होते थे ना बहुत ज़्यादा इनको प्रतिष्ठा मिलती थी, सम्मान मिलता था दरबार में, ठीक है ना। वॉज नोबल्स का मतलब जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, अमीर वर्ग जिनको कहते थे, ठीक है ना। पोजीशन इन कोर्ट में इनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। दरबार में ये सबसे आगे बैठते रहे होंगे, है ना, राजा के समीप बैठते रहे होंगे। लार्जर हिज सैलरी, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। पता है आपको, राजा के कोर्ट में ना ऐसे ही सब लोग नहीं बैठ जाते हैं कि जो लोग जहाँ गया जिसको सीट मिल गई वहीं बैठ गया। सब सिस्टम से बैठता था। वहाँ भी कोर्टियर्स होते थे, दरबारी होते थे ना, तो वहाँ का भी एक मैनेजर होता था एक तरह से, वहाँ का भी एक तरह से कह सकते हैं वो भी एक पोस्ट होती थी। तो राजा बताता था कि कौन किस लाइन से कहाँ पर किस चेयर पर कौन बैठेगा, ठीक है ना, किस गद्दी पर कौन बैठेगा। तो एक मेन तो राजा हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर प्राइम
मिनिस्टर वजीर हो गया है ना, उनके यहाँ पुरोहित हो गए, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे इस तरह से जो सबसे लोअर होता था ना वो सबसे दूर बैठता था, और जो सबसे हाइयर होता था वो ऐसे पास बैठता था। तो इस तरह से दरबार सजता था। आपने टीवी में देखा होगा कई बार, है ना, जो सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई है ना, ठीक है। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन। कैवलरीमैन कौन होता था? कैवलरीमैन का मतलब घुड़सवार, जो घोड़े रखते थे, ठीक है। सेनाओं में उनको महत्व ज़्यादा देते थे जिनके पास घोड़े होते थे, जो घोड़ा चलाना जानते, घोड़े में रहते थे, उनकी सैलरी अच्छी होती थी। जो पैदल वाली सेना होती थी ना, जो पैदल चलती थी ऑन फुट, ठीक है, उनकी सैलरी कम होती थी, ठीक है ना, उनकी पोजीशन भी कम होती थी। तो द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आवश्यकता होती थी उन्हें टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर, एक ऐसा नंबर मेंटेन करना है उनको कि हमारे पास घुड़सवार कितने हैं, ठीक है ना, घोड़े पर बैठने वाले, उन्हीं को कैवलरीमैन कहा गया, ठीक है ना। मनसबदार ब्रॉड हिज कैवलरीमैन, मनसबदार जो होते थे ना, तो वो टैक्स तो कलेक्ट करने का काम करते थे, साथ में राजा के लिए कैवलरीमैन को भी लाते थे, कैवलरीमैन को भी देखते थे। गॉड देम रजिस्टर्ड, हमारे एरिया में कितने ज़्यादा कैवलरीमैन है, और फिर उसको दरबार में ले जाते थे। गॉड देम रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर्ड कर लेते थे, कि जैसे होता है ना कि उनका नाम नोट कर लेते, जैसे आप लोग रजिस्टर्ड है हमारे स्कूल में, इसी तरह से दरबार में रजिस्टर्ड कर लेते थे कि भाई तुम्हारा नाम हमारे मुगल दरबार में रजिस्टर्ड हो गया है, आज से आप लोग आओगे, ठीक है ना। उनके जो हॉर्सेस होते थे ब्रांडेड होते थे, मतलब टेढ़े मेढ़े घोड़े नहीं होते थे हॉर्सेस, उनके स्ट्रांग होते थे, ठीक है ना, राणा प्रताप के घोड़े जैसे। हॉर्सेस ब्रांडेड, देन रिसीव्ड मनी टू पे देम हिज सैलरी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते थे, वो सैलरी उनको मिलती थी। अच्छा, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सभी लोग जानते होंगे, चेतक नाम था ना। उनके जैसे तो नहीं थे बट पावरफुल थे, ठीक है। मनसबदार रिसीव्ड दियर सैलरीज, मनसबदारों को सैलरी मिलती थी एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। मनसबदारों को जो सैलरी रिसीव करते थे उस वो कैसे रिसीव करते थे? जो भी रेवेन्यू, जो भी जितना भी टैक्स आता था ना, उसी के अकॉर्डिंग में उनको सैलरी मिलती थी। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू कम आ रहा है उनको सैलरी उतनी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर रेवेन्यू मान लीजिए उनको, अगर रेवेन्यू कितना, मान लीजिए आज रेवेन्यू 100 कलेक्ट हुआ, आज रेवेन्यू है ना, इस मंथ, एक मंथ में जितना भी है 100 कलेक्ट हुआ, तो उसकी एवरेज में दी जाती थी कि अब उनको 5 दिया जाएगा कि 10 दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जितना रिसीव, अब जैसे 200 है तो 200 में के हिसाब से उनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जितनी अच्छी, जो मनसबदार जितना अच्छा होता था ना, जिसके यहाँ से जितना टैक्स कलेक्ट होता था, उसको उसी के हिसाब से सैलरी भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलता है कि फिक्स कर देते थे, ठीक है। बट समव्हाट कुछ हद तक क्या होता था, इक्ता मैंने आपको बताया भी था। इक्ता भी क्या है? इक्ता भी एक एरिया ही है। एक एरिया का जो मालिक होता था उसी को इक्तादार कहा गया था, है ना, मुक्ति कहा गया था, हम लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। बट अनलाइक द मुक्ति, लेकिन मुक्ति और इनमें थोड़ा डिफरेंस है। मुक्ति में क्या होता था और मनसबदार में क्या होता था, ये आप देख लीजिए। जो मोस्ट मनसबदार, जो अधिकांशतः मनसबदार होते थे, डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन द एडमिनिस्टर दियर जागीर, ठीक है ना। वो उनकी जागीरों में क्या करते थे? प्रशासन नहीं करते थे। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ दियर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय दियर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, जो मुक्ति होते थे ना, मुक्ति केवल टैक्स कलेक्ट करने का काम ही करते थे और उतना कलेक्ट करके दे देते, लेकिन जो मनसबदार होते थे ना, वो एक तरह से वहाँ शासन करने लगते थे, ठीक है ना, सूबेदार की तरह, यानी उस पूरे क्षेत्र पर राजा की तरह पे शासन करने लगते थे। हालांकि वो राजा से नीचे ही हैं, मुगल दरबार, जो मुगल रूलर है उससे नीचे ही हैं, लेकिन इनका पावर, मनसबदार का पावर कहीं ना कहीं मुक्ति से क्या होता था? ज़्यादा होता था, ठीक है। तो मुक्ति तो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं ना, और मनसबदार कहाँ पढ़ रहे हैं? मुगल एम्पायर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन द अकबर राइन, अकबर के शासन में क्या हुआ? राइन का मतलब क्या हुआ? शासन में क्या हुआ? दीज जागीर वर केयरफुली एक्सेस्ड सो दैट दियर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? देखिए, अकबर ने क्या किया, अकबर के शासन में क्या हुआ? जागीर्स वर केयरफुली एक्सेस्ड, जागीरों को बहुत आराम से एक्सेस किया गया, बड़े आराम से कंट्रोल था जागीरों पर, सो दैट, ताकि क्या हो सके, रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी, यानी जितना भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे उसी के अनुपात में उनको सैलरी मिलती थी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई, ये इसलिए किया जाता था कि जिससे जो जागीरदार है ना, वो बहुत अच्छे से काम करें अपना, ठीक है ना, अच्छे से काम करेंगे। नहीं तो उनको अगर पता हो जाएगा कि भाई इतना पैसा तो उनको मिलना ही है, तो फिर वो काम क्यों करेंगे, है ना। इसलिए कि जितना भाई आप कमा के लाओगे, है ना, राज्य के लिए, उसी अनुपात में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। बाय द, लेकिन औरंगजेब के समय में क्या हुआ? ये प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट हो गई। औरंगजेब ने बाय द औरंगजेब राइन द वाज नो लॉन्गर केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम, ठीक। जबकि देयर वर आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मनसबदार विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड जागीर्स। These and the other factors created a shortage in the number of जागीर।
ठीक है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा समझना चाहिए कि देयर वर आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। मनसबदार की तुलना में क्या, देखिए इसमें फिर से, by Aurangzeb reign, this was no longer the case and actual revenue collected was often less than the granted sum. ठीक है। देर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। ठीक है, मनसबदार के कंपेयर में ज़्यादा होते थे, बट उनको क्या करना पड़ता था, वो उसी अनुपात में मैनेज हो जाता था। लेकिन औरंगजेब के समय पे ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, जैसे अकबर के समय मिलता है, राइट। औरंगजेब, अब देखेंगे लास्ट में थोड़ा देख लीजिए, अब दिया भी है, औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन एंड द पेजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और इससे कि जो किसान वर्ग था वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था। ठीक है ना, तो अकबर के समय में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। इसके बावजूद भी क्योंकि सबसे बड़ी सेना भी थी भारत में, सबसे बड़ी मुगल सेना औरंगजेब के समय में ही थी। ठीक है ना, क्योंकि चरम पर था वो वहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध भी इसी के समय में हुए। इसके यहाँ इसकी जो पॉलिसी रही वो थोड़ा सा अटैकिंग क्रूर पॉलिसी रही। इसकी वजह से काफ़ी लोग इसका कॉपरेट भी नहीं करते थे, राइट। तो इस तरह से चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है आपका जब्त एंड जमींदार। जब्त एंड जमींदार में बिल्कुल सिंपल सा है कि जैसे द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल ऑफ मुगल रूलर्स, मुगलों का जो आप इनकम कह सकते हैं ना, उनका जो मेन सोर्स था ना, वॉज अ टैक्स ऑन अ प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री। यानी किसानों के द्वारा जो उपज हो रही है ना, जो भी पैदावार हो रहा है, उन्हीं से जो टैक्स मिलता था वही तो था मुगल रूलर्स का। आज भी ऐसा ही है ना। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस। बहुत सारे प्लेसेस में क्या होता था, जो किसान होते थे ना वो टैक्स पेड करते थे। टैक्स क्या करते थे, पेड करते थे थ्रू द रूरल इलाइट्स। रूरल इलाइट का मतलब ये है कि जो सामंत वर्ग होते थे ना, जो राजा जिन अधिकारियों को नियुक्त कर देता था, उन्हीं को रूरल इलाइट्स कहा गया, उनके माध्यम से। दैट इज़ अ हेडमैन, उसको क्या बोला जाता था, हेडमैन, द लोकल चीफ्टेन, यानी गाँव के मुखिया को ही ये लोग जाते थे टैक्स कलेक्ट करने। द मुगल रूलर्स, द मुगलों ने क्या किया, यूज एंड टर्म जमींदार। जमींदार एक शब्द इस्तेमाल किया है ना, टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ अ विलेज एंड पावरफुल चीफ्टन। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे पास तो पैसा कलेक्ट करें, लेकिन जैसे ये राजा का दरबार हो गया, ठीक है, तो राजा ने क्या कहा, जो मुगलों ने क्या कहा, मुगल जो रूलर्स उन्होंने कहा कि बी अब यहाँ पर क्या होगा, एक जमींदार होगा। जमींदार क्या करेगा, जमींदार जितने भी जो हेडमैन है ना, इनको कंट्रोल करेगा। जितने भी हेडमैन है, विलेज हेडमैन है, इनको कंट्रोल करेगा। और विलेज हेडमैन क्या करेंगे, अपने जो विलेज के किसान होंगे उनको कंट्रोल करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो जो किसान होंगे, जो पेजेंट्री हैं, उनको कंट्रोल करेगा कौन, लोकल चीफ्टन, यानी उनको बोला गया हेडमैन। और हेडमैन जितने भी होंगे उनको कंट्रोल कौन करेगा, जमींदार कंट्रोल करेगा। और जमींदारों के ऊपर कौन है, राजा है। तो इस तरह से टैक्स सिस्टम का एक प्लानिंग बनाया गया। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये याद रखिएगा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, रेवेन्यू का मतलब जो भूमि का जो भूमि से जो टैक्स मिलता था ना, उसको कलेक्ट करने वाला मिनिस्टर, अधिकारी कौन था, टोडरमल नाम है उसका। क्या नाम है, टोडरमल। कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेज एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर्स पीरियड। इस टोडरमल ने क्या कि भाई 10 ईयर्स का बना दिया कि हर 10 साल का ये सिस्टम है, और इसी सिस्टम से आपको हर किसान को टैक्स देना पड़ेगा। जमींदारों को बता दिया, जमींदारों ने विलेज हेडमैन को बता दिया, विलेज हेडमैन ने अपने गाँव के लोगों को बता दिया, यानी किसानों को बता दिया कि भाई इस तरह से आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा हर 10 साल के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब जो टोडरमल हैं अकबर के दरबार में, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। ठीक है, ये कब से कब लागू था, 1570 से 1580 में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स वाज फिक्स्ड। टैक्स क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और जो क्रॉप होती थी ना, वो अब उसका बड़े आराम से, है ना, उस पर टैक्स मिल पा रहा था। ईच प्रोविंसेस, प्रत्येक प्रांत में क्या होता था, वॉज ईच प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल। अब जो प्रत्येक प्रांत है ना, उनको रेवेन्यू सर्किल के हिसाब से डिवाइड किया गया। रेवेन्यू सर्किल क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको कह दिया गया एक रेवेन्यू सर्किल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ से इतना टैक्स आएगा, यहाँ से इतना, यहाँ से इस तरह से कई भाग उसके बांट दिए गए, राइट। उसी को रेवेन्यू सर्किल बोला गया। तो हुआ क्या,
It's a schedule of revenue rates of individual crops. तो दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नॉन एज जब्त। इसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा गया। तो जब्त समझ में आया? एक रेवेन्यू सिस्टम है। रेवेन्यू सिस्टम बनाने वाला कौन था? टोडरमल था, जिसने कैसा रेवेन्यू सिस्टम बनाया? 10 ईयर्स का बनाया। हुआ क्या, उसमें टैक्स फिक्स कर दिया गया कि भाई 10 ईयर्स के लिए इतना टैक्स लेंगे। किसानों को भी पता चल गया कि भाई अब हर साल बढ़ेगा नहीं, इतना ही देना है, ठीक है। तो उतनी मेहनत से वो ज़्यादा काम करते थे, और अगर आप बढ़ाते रहेंगे घटाते रहेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसी को जब्त कहा गया, ठीक है। इसी को क्या कहा गया? जब्त। जमींदार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ आप लोग थोड़ा पढ़िएगा। देखिए, अकबर नामा और आईने अकबरी, ये अकबर जिस समय था, तो ये आपको पढ़ लेना कि अकबर नामा किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा, ठीक है। अबुल फजल का नाम आता है इसमें इंपॉर्टेंट रूप में। अबुल फजल एक आप कह सकते हैं कि राइटर कहिए, हिस्टोरियन करिए। अकबर नामा और आईने अकबरी लिखा, इसमें इन्होंने अकबर के बारे में बताया कि अकबर का शासन कैसा था, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अकबर पॉलिसीज़। कितना बचा हुआ है अभी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अकबर की पॉलिसीज़। ओके, थैंक यू। और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो ओपन होता है, अगर नहीं ओपन है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे मैसेज से बात कर लेते हैं, कर सकते हैं। और जिस दिन भी मैं लाइव क्लास लेने आऊँगा उस दिन भी आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, और पढ़ाई करते रहिए तेजी, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए, कितना चैप्टर हुआ कितना नहीं हुआ। जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, एग्जाम आपका वहीं से होगा, उसके बाहर से कहीं कुछ नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे हम लोगों को उन्हीं को कवर करना है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना नहीं है, ठीक है। कोर्स हम थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को देखने हैं। तो चैप्टर 4 तक तो कंटिन्यू इंपॉर्टेंट थे ही, ठीक है। इसलिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बट रिमेन चैप्टर जो 2 चैप्टर और होंगे, 4 चैप्टर ये हो गए, 2 या 3 और होंगे चैप्टर, है ना। उन्हीं को बस कंप्लीट कर लेंगे और इससे हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फिर हम लोग सिविक्स भी पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।